गुड मॉर्निंग सभी को। शुरू करते हैं 20 मार्च 2024 का करंट अफेयर, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो करंट अफेयर को साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, या वीडियो को जो साथ स्क्रीनशॉट है वो अपनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ताकि उसको आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 मार्च से संबंधित क्या क्या हमारे साथ है यहाँ पर घटा है देश और दुनिया में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार जो रूस के राष्ट्रपति पद से किसने चुनाव जीता है। तो जो रूस हाल ही में जो 5वीं बार जो रूस के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति जो 5वीं बार बने हैं वो कौन है, ऑप्शन डी यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो 5वीं बार रिकॉर्ड रूस के राष्ट्रपति बने हैं। और सबसे ज्यादा शासन करने वाले अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शासन करने वाले जोसेफ स्टालिन के बाद, ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने रूस पर सबसे ज्यादा शासन किया था, जोसेफ स्टालिन ने। और उसके बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाले राष्ट्रपति कौन होंगे, व्लादिमीर पुतिन होंगे। और उसी के साथ बात करते हैं रूस की जो कैपिटल है, रूस की जो राजधानी है, रूस की राजधानी कौन सी है, मास्को। कौन सी है, मास्को। और रूसी रूबल जो है यहाँ की करेंसी रहेगी, ये आप लोगों को साथ में याद रख के चलना है। उसके साथ ही चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से संबंधित होने वाले भारतीय कौन है। जो डायना मेमोरियल अवार्ड है उससे जो सम्मानित होने वाले जो भारतीय हैं, ऑप्शन ए में है मानसी गुप्ता, बी में है उदय भाटिया और सी में है रतन टाटा, और ऑप्शन डी में है ए और बी। अगर हम बात करें तो ये सबसे युवा जो अगर भारतीयों की बात करें, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता दोनों ही को क्या मिला है, डायना मेमोरियल अवार्ड लंदन में मिला है, ठीक है ना। और लंदन में अगर हम बात करें तो डायना मेमोरियल जो सामाजिक कार्य और मानवीय सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, यानी कि समाज में एक बदलाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये किस किस को मिला है, मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को, दोनों को ही संयुक्त रूप से जो डायना मेमोरियल अवार्ड है वो दिया गया है। और ये कब दिया गया है, 14 मार्च 2024 को दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, लंदन में। कहाँ पर दिया गया है, लंदन में दिया गया है। और ये कहाँ है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ की जो अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो ये लंदन जो है यूके की राजधानी है। और यहाँ की अगर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी यहाँ की है पाउंड। कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है ना। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की कैपिटल है, यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। उदय जो है वो दिल्ली के हैं, उदय जो है वो दिल्ली के आविष्कारक हैं। और मानसी जो गुप्ता है वो हरियाणा में स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई योजनाओं को पर काम करती है। वहीं पर बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है स्क्वाड्रन वो तैयार किया है, वो कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन ए में जोधपुर है, शिलोंग है, लखनऊ है या कोच्चि है। तो इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर में। तो जो पहला अपाचे अपने आप में अपाचे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो जोधपुर में तैयार किया गया है। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसको हवा में टैंक कहा जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या कहा जाता है, हवा में टैंक। यानी कि इतना ज़्यादा ये जो शक्तिशाली है, एज ए टैंक की तरह ये क्या है, हवा में बिहेव करता है। वहीं पर क्या है, अब जो इंडियन एविएशन जो कोर है उसमें अगर हम बात करें तो उससे पहले ही क्या है, चेतक और ध्रुव जैसे, चेतक और ध्रुव ध्रुव और चेतक जैसे जो हेलीकॉप्टर है पहले से ही वहां पर कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिशन पॉम ऑयल यानी कि खाद्य जो चीज है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए पॉम ऑयल के तहत देश में पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग सेंटर लगाया गया है। ये कहाँ पर लगाया गया है, तो ये लगाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करते हैं पॉम ऑयल, तो पॉम ऑयल एक प्रकार से खाद्य तेल है, और जिसके यूज को बढ़ाने के लिए एक संयंत्र लगाया गया है, वो कहाँ पर लगाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो ये ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी भी सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से करती है। अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है। तो 2023 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, 2023 का सरस्वती सम्मान, और ये जो है प्रभा वर्मा जो है ये पहले मलयालम पहली बार, ठीक है ना, 27 या 28 साल में ये इनको इनाम मिला है, किसको, मलयालम में, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रसिद्ध कवि वर्मा का संबंध किससे है, तो इनका मलयालम से है, मलयालम कवि है। और इनकी कृति के लिए इनको 2023 के सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। वहीं पर बात करते हैं, महिला प्रीमियम लीग 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, तो ऑप्शन जो सी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने
जो महिला प्रीमियम लीग WPL जो हुआ 2024 में, उसमें जो इनाम ट्रॉफी जीतने वाली है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। वहीं पर रनर अप रहने वाली कौन है? दिल्ली कैपिटल जो है रनर अप यानी कि सेकंड नंबर पर रहने वाले हैं। उसी के बाद हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है? तो लड्डू मार होली में क्या होता है कि एक दूसरे पर लड्डू फेंके जाते हैं, महिलाओं के द्वारा लाठियों से पुरुषों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये जो लड्डू मार होली है कहाँ मनाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में बरसाना मनाई जाती है। बरसाने की जो होली है वो मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। तो जो लठमार होली है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लड्डू होली कौन सी है? उत्तर प्रदेश में। चलिए उसके बाद हाल ही में किस भारतीय एथलीट कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 16 साल पुराना यानी कि इन्होंने क्या है 27.41 सेकंड में 10,000 मीटर जो दौड़ है वो कंप्लीट किया। और ये कौन है? गुलवीर सिंह है। कौन है? गुलवीर सिंह ने भारतीय एथलेटिक के कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा थी। कौन है? गुलवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किसे अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पर्यटन का मतलब है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने एक अपनी राजधानी बनाया। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें तो कौन है? मुंबई है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अगर हम राजनीतिक राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली है। उसी प्रकार एक पर्यटन राजधानी बनाई है नेपाल ने और जिसका नाम है पोखरा। नेपाल ने अभी हाल ही में पोखरा नाम से एक अपनी पर्यटन राजधानी बनाई गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वहीं पर बात करते हैं हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध किससे है? तो अग्रे और अक्षय जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये एक प्रकार से क्या है पनडुब्बी रोधी युद्धपोतक है, ठीक है ना। युद्धपोत है मतलब अगर हम बात करें युक्त जैसे सबमरीन की अगर बात करें तो ये पनडुब्बी है। कौन सी? नाम है अग्रे और अक्षय। अग्रे और अक्षय। उसके साथ ही बात करते हैं ताइवान ने अपने पहले घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण किया है। ये कहाँ पर किया है? हाईकुन। कौन सी है? हाईकुन। और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर हम बात करते हैं भारत ने भी एक अपना पनडुब्बी इजाद कर रखा है जिसका उद्यम का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पर किया है? द्वारका में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मनोरहित वाहन किसने विकसित किया है? तो ये मनोरहित वाहन है कहाँ से रिलीज हुआ है या कहाँ पर विकसित हुआ है? तो ये हुआ है IIT जोधपुर, राजस्थान में IIT जोधपुर ने क्या मनोरहित हाइब्रिड वाहन विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किसे संगीत कला का निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है पुष्पा भारती, संजीव है, नीना प्रसाद है या टीएम कृष्णा है। तो हम संगीत कला के निधि पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया गया है टीएम कृष्णा को। किसको दिया गया है? टीएम जो कृष्णा है उनको संगीत कला में निधि पुरस्कार। 2024 के लिए संगीत अकादमी का जो कला निधि पुरस्कार है प्रसिद्ध कर्नाटक के हैं ये गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी थोत्तुर मदाबुसी कृष्णा को दिया गया है। टीएम यानी कि टीएम कृष्णा को दिया गया है। कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समकक्ष माने जाने वाले मतलब ऑस्कर के बराबर का जो है ये सम्मान रहता है। ऑस्कर पुरस्कार जो चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया गया है। आपको याद रखना है कि ऑस्कर के बिल्कुल बराबर इसको माना जाता है। कौन से पुरस्कार को? कलानिधि पुरस्कार को। और किसको दिया गया है? टीएम कृष्णा जो कर्नाटका के हैं। डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 मिलेगा। और जो डॉक्टर नीना प्रसाद ऑप्शन सी में जो है इनको क्या मिलने वाला है? नृत्य कलानिधि। इनको संगीत कलानिधि और इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से मिलेगा। बात करते हैं हाल ही में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? यहाँ पर है ऑप्शन सी जो है 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण। और अगर हम 16 मार्च की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था 16 मार्च को। और 15 मार्च की अगर बात करें तो वहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। 15 मार्च की बात करें तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं 8 मार्च की तो महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ याद रखनी है। उसी के साथ जो कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, जैसे फिलिस्तीन के जो नए पीएम है वो बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं फिलिस्तीन के नए पीएम। हैंगरी के जो राष्ट्रपति का पद संभाला है वो तामस सुल्यांक है। पाकिस्तान की अगर पीएम की बात करें तो शहबाज शरीफ को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। इंडोनेशिया की अगर प्रेसिडेंसी प्रोबोवो सुबियांतो है। और यमन के जो पीएम है अहमद अवद बीन है। उसके बाद एल सल्वाडोर के अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें तो नायब बेकुले हैं। कजाकिस्तान की अगर पीएम की बात करें तो ओल्जास बेक्टेनोव है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट्स की बात करें तो अलेक्जेंडर स्टब है।
और क्रोएशिया के प्रेसिडेंट अजाली ओसमानी हैं, और ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट्स की बात करें तो बर्नांडे एवरेलो हैं, और ताइवान के प्रेसिडेंट्स की बात करें तो लाई चिंगते हैं, और वहीं पर फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री की बात करें तो गैब्रियल एटल है। तो इसके साथ ही जो नई अपॉइंटमेंट 2024 में हुई है, इनको भी आपको साथ ही याद रख के चलना है। खासकर आपको क्या है, जो पड़ोसी देश की अगर बात करें, पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान, ठीक है, तो इनको आपको 100% याद रख लेना है कि कौन इनके पीएम है, शहबाज शरीफ है, और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। वहीं पर बात करते हैं, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और तो वहीं पर बात करते हैं कौन से नंबर के हैं, तो ये 5वें नंबर पर विजय हासिल करने वाले रूस के राष्ट्रपति हैं। तो यानी कि 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। उसके बाद रसिया की संसद को कहा जाता है फेडरल असेंबली, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। भारत की क्या होती है, संसद होती है, भारत की क्या है, संसद है। और रसिया की बात करें तो फेडरल असेंबली है। इसका जो अपर हाउस है, हमारे जैसे अपर हाउस को क्या बोला जाता है, राज्यसभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राज्यसभा। और हमारे जो निम्न हाउस है उसको क्या बोला जाता है, लोकसभा बोला जाता है, उसको लोकसभा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अपर हाउस है उसको काउंसिल ऑफ फेडरेशन बोला जाता है, और निचले सदन को डूमा बोला जाता है, निचले सदन को डूमा। तो ये याद आपको रूस के साथ याद रखनी है। उसके बाद रूस के साथ याद करने का है कि रूस के साथ अपने अच्छे संबंध भी है। अभी हाल ही में जब नाटो देशों के साथ जब रूस का झगड़ा चल रहा था, तब भारत क्या है, सबसे ज़्यादा आयातक देश था पेट्रोलियम का, ठीक है ना, कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत उत्पादन क्या आयात करता था रूस से। वहीं पर बात करते हैं, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं, तो रचिन रविंदर बने हैं। कौन, रचिंदर रविंदर। सर रिचर्ड हेडली मेडल आपको याद रखना है कि सर रिचर्ड हेडली मेडल जो है वो किसको दिया गया है, रचिन रविंद्रा को दिया गया है। रचिन रविंदर कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के रचिन रविंदर सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार 24 साल की उम्र में मिला है। रविंदर को 2023 के लिए आईसीसी के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में नामांकित किया गया है। उन्हें न्यूजीलैंड में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार भी मिल चुका है। सर रिचर्ड हेडली मेडल न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा 2011 में शुरू किया गया था, एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सर रिचर्ड हेडली के सम्मान में रखा गया था। तो ये इसके कुछ की पॉइंट हैं, वो याद रखने हैं। उसके बाद हाल ही में तेलंगाना के जो राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है उनका नाम क्या है। और तेलंगाना के साथ साथ बात करें तो पांडुचेरी जो है उसके भी वो क्या थे, उपराज्यपाल थे, वो उसके भी क्या थे, उपराज्यपाल थे। तो किसने दिया है, ऑप्शन में है आरिफ मोहम्मद खान ने दिया है, तमिलिसाई सुंदराजन ने दिया है, या आनंद रवि ने दिया है, या इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने दिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं तेलंगाना के राज्यपाल ने, तो यहाँ पर जो तेलंगाना के राज्यपाल थे तमिलिसाई सुंदराजन थे, तमिलिसाई सुंदराजन थे, और साथ साथ में पांडुचेरी के उपराज्यपाल थे। तो इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, दीपा मलिक, या शीतल देवी। तो हमने पढ़ा था कि जो शीतल देवी है उसको ये पैरा ओलंपिक यानी कि पैरा ओलंपिक तीरंदाज हैं, और इनको क्या बनाया गया है, चुनाव आयोग का आइकन बनाया गया है। और पंजाब की अगर बात करें तो शुभमन गिल, पंजाब का जो चुनाव आयोग है, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब का चुनाव आयोग ने आइकन बनाया है, शुभमन गिल को बनाया है। और ये याद आपने रखना है कि यहाँ पर शीतल देवी को जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसने अपना आइकन बनाया गया है। वहीं पर बात करते हैं, शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और एशियाई अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट रही हैं, और 4th एशियन पैरा गेम में गोल्ड भी मिला है। उसी के साथ बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। तो इलेक्शन जो कमीशन है वो संविधान के भाग 15 में है, किसमें है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 है। ये आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग का जो उल्लेख मिलता है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है 15 अनुच्छेद में, और 2023 24 या 29 में आर्टिकल में दिया हुआ है। इसकी जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 हुई थी। जहां तक आपको पता है पहले जो चुनाव हुए थे 1950 या 51 में हुए थे, ठीक है ना, 51-52 में क्या हुए थे, पहले चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये 25 जनवरी
50 को, और इलेक्शन कमीशन जो फिलहाल जो है राजीव कुमार है 25वें नंबर के, और पहले थे सुकुमार सेन। जब 25 जनवरी 1950 को जब पहले इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ तब सुकुमार सेन थे, आज राजीव कुमार हैं। और पहली महिला, अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो वीएस रमादानी है। रमादानी वीएस पहली महिला इलेक्शन कमीशन की चीफ थी। और न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह को हाल ही में 5 या 6 दिन पहले अपॉइंट किया गया है। उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन कुछ अपने ऐप भी चला रहा है, जैसे गरुड़ ऐप है, ठीक है ना, सीवीजीएल है, एनक्योर सॉफ्टवेयर है। ये कुछ ऐप किसके द्वारा चलाई जा रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हुआ, और इस करंट अफेयर को आप कंप्लीटली अपने दिमाग और दिल और कॉपी में रख के रखिएगा। तो और ऐसे ही डेली जो करंट अफेयर है आपको मिलते रहेंगे। तो जो चैनल है EDUTHOUGHTS एजू थॉट्स, एजुकेशन के बारे में सोचना या थॉट्स है, तो ये जो आपका चैनल है इस पे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग करंट जीके भी मिलेगा, और शाम को साइंस और जीके का जो स्टैटिक जीके है उनकी क्लासें मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।